बच्चों आप लोग इतिहास में जो आपका इतिहास चल रहा है 9th क्लास का, उसमें आप लोग 3 लेसन तक पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को 4 लेसन पढ़ना है। और बच्चों जो आपका 4 लेसन है उसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यानी आपके जो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर के बारे में जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। बच्चों पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो वन्य समाज है इसका क्या मीन्स है, यानी इस चैप्टर के टाइटल को हम समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है, फिर आपको चैप्टर में समझाते हैं। जैसे लिखा है वन्य समाज और ये लिखा है उपनिवेशवाद। तो पहले हम इन 2 शब्दों के अर्थ को समझते हैं। वन्य, वन्य आप लोगों ने सुना होगा, वन जंगल, वन्य का मतलब जंगल से है। और समाज मतलब समाज के बारे में, जैसे आज का हमारा भारतीय समाज है तो वन्य समाज, यानी हम वनों के बारे में भी देखेंगे और समाज के बारे में भी देखेंगे। ठीक। और लिखा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आप लोग सुने होंगे कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। जैसे हम इंग्लैंड के, यानी आज का जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को ही शॉर्ट में यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यानी हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। और ब्रिटेन के साथ साथ हम लोग पुर्तगाल के भी थे, जैसे गोवा पुर्तगालियों का था, पांडुचेरी था जो डचों का था, पुर्तगालियों का था। यानी जो हॉलैंड था, जो वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, तो हम लोग नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस के उपनिवेशवाद को इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। यानी जहाँ भी उपनिवेशवाद शब्द आएगा आप कॉलोनी से समझ जाएंगे, यानी हम लोग इनकी कॉलोनी हुआ करते थे। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनी हम कैसे बनते हैं? बच्चों आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे यूरोपीय, यानी जो ये सारे देश हैं जो भी मैंने अभी नाम लिया, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे देश यूरोप के हैं, यूरोप महाद्वीप के। तो बहुत सारे यूरोपीय भारत में व्यापार करने आते हैं। वे व्यापार करने क्यों आते हैं? जब पुनर्जागरण के समय बहुत सारे नए नए मार्गों का खोज होता है, आविष्कार होता है, और वहाँ के जो नाविक होते हैं वो दूसरे देशों में, मतलब जो व्यापार के लिए दूसरे देशों की खोज करते हैं। बच्चों जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो वहाँ के लोगों को कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतने व्यापक स्तर पे क्षेत्रफल नहीं था कि जिनसे वो कच्चे माल की आपूर्ति कर सकें। जैसे कपड़ा बनाने की मशीन लगाएं तो उनको कपास की चाहिए था, और वहाँ जो श्रमिक होते थे उनको बहुत सैलरी वो लेते थे। तो इसलिए ये सोचते थे कि हमें ऐसा क्षेत्र भी मिल जाए जिससे हमें कच्चा माल की प्राप्ति हो जाए और हमें सस्ते श्रमिक भी मिल जाएं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो बच्चों वो धीरे धीरे व्यापार करने के लिए नए नए देशों की खोज करते हैं, महाद्वीपों की खोज करते हैं। ऐसे ही जैसे आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, जो स्पेन का था, एक नाविक था। वैसे ही भारत की खोज भी एक नाविक ने किया जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1400, ये देखिए 1498, यानी 1498 में उसने भारत की खोज की। और जब भारत की खोज करता है तो उसके बाद वो केरल सुने होंगे आप लोग, भारत के केरल के तट पे आता है। केरल के तट पे कालीकट जगह है, वहाँ उतरता है, और वहाँ पे वहाँ के शासक जो रहता है जमोरिन, उसका बहुत भव्य स्वागत करता है। उसको खूब मसाले, बच्चों साउथ में आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा मसाले साउथ में होते हैं, तो वहाँ से वो खूब मसाले लेके जाता है अपने देश, और वहाँ पे जब वो बेचता है तो उसे दुगना फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, दुगना तिगुना चौगुना फ़ायदा हो उसको। फिर वो व्यापार करने के लिए आते हैं, और जब आ जाते हैं तो धीरे धीरे बच्चों बहुत सारे व्यापारी आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, डच जो नीदरलैंड की कंपनी थी, और फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब ये आते हैं तो हमारे यहाँ उस समय ऐसे राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। सारे देश जो भारत है आज का, वो ऐसे अलग अलग स्टेट नहीं हुआ करता था, सब अलग अलग रियासतें, अलग अलग छोटे बड़े राज्य, कोई बड़ा राज्य कोई छोटा राज्य। तो ऐसे ये राज्य क्या करते थे, एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला। जैसे आपने फर्स्ट लेसन में 8th में पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने साम दाम दंड भेद का तरीका अपना करके पूरा अपने माल को, जैसे कि जो उनके व्यापारी और सारे आते थे वो कंपनी का माल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बता के चुंगी देने से बच जाते थे। तो फिर उन्हें लगता था कि जब हम चुंगी दे करके व्यापार कर रहे हैं
तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमें चुंगी ही ना देना पड़े। फिर वो क्या करते थे, जैसे दो राजा आपस में लड़ते थे तो एक राजा की तरफ हो जाते थे, कहते थे कि हम आपकी सहायता, जब वो सहायता करते थे उसके बदले वो कुछ शर्त निर्धारित करते थे कि अगर हम आपकी सहायता करेंगे तो आपको हमें ये चीज़ देना पड़ेगा। तो जब वो राजा कहता था ठीक है मैं तैयार हूँ, तो दूसरे राजा पे आक्रमण करता था, अंग्रेज उसका साथ देते थे। फिर वो जब जीत जाते थे तो राजा जो क्या करता था, उनको बिना कर दिए, यानी बच्चों जब कभी व्यापार होता है ना, जैसे आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में गए या उत्तर प्रदेश से दिल्ली में गए, तो वहाँ बीच में चुंगी कर देना होता था उनको। अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचने में भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और हर सामान को जब भी आप व्यापार करेंगे तो उसमें टैक्स दिया जाता है, जैसे आजकल जीएसटी चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जब वो राजा का साथ देते थे, राजा खुश होकर के उनका टैक्स माफ़ कर देता था, फिर वो अपना आराम से व्यापार करते थे। मैं ये उपनिवेशवाद को समझाना चाहती हूँ। जब वो फिर ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे राजाओं का साथ देते 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 फिर उन्हें क्या किया, खुद भारत को ही अपने कब्जे में ले लिया, यानी खुद शासक बन गए और हमें क्या कर दिया, गुलाम बना दिया। तभी तो भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कुर्बान हो गए। तो हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जब आप 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और उसी तरह से जब हमारा संविधान लागू, यानी 26 जनवरी 1950 को हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं बच्चों। तो ये था हमारे मतलब उपनिवेशवाद, यानी हम कैसे कॉलोनी अंग्रेजों की बन गए। यानी जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे, यानी जैसे इंग्लैंड भारत पे आक्रमण, तो डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने शक्ति के बल पे भारत को क्या किया, अपने कब्जे में कर लेता है और खुद शासक बनता है। और हमें क्या कर देते हैं, हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं, हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हमारा देश हो करके भी हम अपने देश के लिए मतलब एक गुलाम की तरह रहते हैं, हम उनके आदेशों को पालन करते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं बच्चों। तो इसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है, यानी कोई दूसरा देश उस देश के नागरिकों पे या उस देश की पूरी गवर्नमेंट पे अपना शासन स्थापित कर देता है, अपने आदेशों को मनवाता है, उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ये बच्चों उस समय के बारे में जो हमारे उन्होंने वन यानी वनों को कैसे कैसे चेंज किया, जो हमारे वन थे उनमें क्या परिवर्तन किया, हमारे समाज में क्या परिवर्तन किया, यानी उस जो वनों में परिवर्तन हुआ तो उससे हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ। बच्चों आज आप भी देखते होंगे कि जंगलों में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, यानी जो केवल जंगलों में रहती हैं, उनको अपने घर वर से कोई मतलब नहीं कि जैसे शहर बस गया या गाँव, वो बस जंगलों में ही अपना जंगलों की पूजा करना, पेड़ पौधों की देख रेख करना, ये सब वो करते थे, ठीक है बच्चों। तो ये उसी के बारे में पढ़ना है। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, उपनिवेशवाद आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, मैं इस चैप्टर का आप शुरू करती हूँ, यानी वनों से संबंधित चीज़ें हमें जानी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको जानना चाहिए कि वन हमारे लिए कैसे कैसे फ़ायदेमंद है और उसका दोहन अंग्रेज़ों ने कैसे किया, वनों का विनाश कैसे अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया। सुनिए, देखिए मैं बता रही हूँ, आप शुरू कर रही हूँ मैं। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं, यानी ये कह रहा है इंट्रोडक्शन में कि आपके घर में, आपके स्कूल में आप अगर नज़र दौड़ाते हैं तो आप पहचानिए कि कौन कौन सी चीज़ें जंगल की हैं। इस किताब का कागज़, यानी जो किताब आप बुक जो पढ़ रहे हैं, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनके आप कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफोन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के वृक्षों से निकलता है। बच्चों, जो आप चॉकलेट खाते हैं ना, उसमें एक तेल मिलाया जाता है, वो साल यानी साल का एक पेड़ है, उसके वृक्षों के बीजों से निकाला जाता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेर दूसरी चीज़ें जो जंगलों से ही आती है। बच्चों देखिए, मतलब ये तो इतना आप गिन रहे हैं, कहीं इससे ज़्यादा भी वस्तुएं आपको ये सब जंगलों से मिलती हैं बच्चों। अमेजॉन या पश्चिमी घाट के जंगलों में, अमेजॉन बच्चों ये वहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, इसका अधिकतर हिस्सा ब्राज़ील में पड़ता है, यानी वो सबसे मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, यानी जंगलों का एक छोटे से हिस्से में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, इतने ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी, यानी अलग अलग प्रजाति एक छोटी सी जगह में मिल जाएंगी। जैसे कभी आप वहाँ जाएंगे, उत्तराखंड में फूलों की घाटी एक है और जम्मू कश्मीर में जाएंगे, यानी यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी फूलों की, पक्षियों की, मतलब इतना ज़्यादा आपको
आपको देखने को मिलेगा कि मतलब आप खुश हो जाएंगे देख के कि पहचान नहीं पाएंगे कि कितने टाइप के वृक्ष हैं। कभी कभी आप उसका देखे होंगे, फ्लावर देखे होंगे गुलाब का, तो उसमें देखें कि कितनी वैरायटी होती है गुलाब की, मतलब कितने कलरफुल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी, मतलब थोड़े से जगह में बहुत सारी वैरायटी होती है। यह उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी एक कम जगह में बहुत प्रकार के पेड़ पौधों का पाया जाना। ठीक है, यह विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। यानी बच्चों जो ये विविधता थी, मतलब ये बहुत तेज़ी से लुप्त हो रही है। और क्यों लुप्त हो रही? औद्योगिकीकरण के कारण। यानी औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल। यानी बच्चों ये जो हमारा जंगल है, ये औद्योगिकरण के कारण और हमारे खेती बाड़ी, बच्चों पहले क्या होता था कि खेती बाड़ी बहुत कम होती थी, बहुत कम क्षेत्रफल पे खेती किया जाता था। लेकिन फिर जब अंग्रेज आए और लोगों को जब खाने पीने की दिक्कतें होने लगी, फसल जो अनाज कम होने लगा, तो लोगों ने क्या किया, जंगलों को काट काट के खेती बनाना शुरू कर दिया। और जंगलों को काट करके बच्चों जला देते थे, और जब जला देते थे तो बहुत सारा जंगल जलते चला जाता था। अभी बच्चों आपने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, कि मतलब उसको बुझ नहीं रही थी फॉरेस्ट, ये हाँ, ये जो जंगल का वो होता है ना आग बुझाने वाले, वो लोग बुझाते बुझाते लेकिन वो आग नहीं बुझ रही थी। जब वहाँ बहुत बारिश हुई तब जा कर के वहाँ की आग, मतलब ऐसे कितने बेचारे जानवर मारे गए, जंगल जल गया। और जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे पर्यावरण के स्वच्छता के लिए, हमें सांस लेने के लिए बच्चों जो ऑक्सीजन मतलब पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो कितना अच्छा होता है। फिर भी तो उस समय क्या होता था, खेती करने के लिए लोग क्या करते थे, जंगलों को साफ कर देते थे, और वहाँ पे क्या करते थे, पशुओं को, बहुत सारे पशुओं को चराते थे, उससे हमारा जंगल नष्ट होने लगा। और औद्योगिकरण के लिए वो क्या करते थे, उसमें जो लकड़ी होती थी और वो कंपनी लगाने के लिए उसमें प्रोडक्ट जो लकड़ी का व्यापार करते थे, उसके लिए पूरे जंगलों की सफाया करने लगे। यानी वो पूरे ऐसे हमारे जंगल क्या हुए, बर्बाद होना शुरू हो गए। ठीक है, तो और ये जो आपको फिगर दिख रहा है बच्चों, ये देखिए बायोडाइवर्सिटी को इंगित कर रहा है। इसमें मतलब ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ को आप लोग जानते होंगे। ये देखिए कितना घना जंगल है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सूर्य की रोशनी है वो ज़मीन पे नहीं पहुंच पा रही है, इतने ज़्यादा घना, और इसमें बहुत टाइप के वृक्ष हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बताया जा रहा है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, वनों का विनाश क्यों, यानी जो हमारे वन थे उनका विनाश क्यों हुआ, तो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, वनों के लुप्त होने का सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। यानी जो कोई पूछेगा कि वन विनाश किसे कहते हैं, तो वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक काल यानी जो अंग्रेजों के समय में, जो मैंने बताया था ना कॉलोनी शासन के समय, इन्हें कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप, यानी बच्चों जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे नागरिकों पर अत्याचार तो किया ही, साथ ही हमारे धन संपत्ति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती बाड़ी और वनों का व्यापक रूप से विनाश कर दिया। ये उसी समय का बता रहा है कि अन्य समय में तो वनों का विनाश होता ही रहा है, लेकिन अंग्रेज जब आ गए तो उन्होंने हमारे वनों को बहुत व्यापक स्तर पर क्षति पहुंचाई। ठीक है, आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करते हैं। यानी हमारे भारत में वनों का विनाश कैसे हुआ, हम उसके कुछ कारणों को जानते हैं जो अंग्रेजों के समय हुआ। ठीक है बच्चों, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। सन 1600 में, यानी जो मैंने बताया था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, तो उस समय, मतलब उस समय की बात है, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। यानी जो हमारा कुल भूभाग है उसके छठे हिस्से पे खेती होती थी, बहुत कम हिस्से पे खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुँच गया, यानी जहाँ छठे हिस्से पे खेती होती थी, आज मतलब जो पूरे भारत का क्षेत्रफल उसके आधे हिस्से पे खेती होती है। ठीक है, इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। यानी बच्चों मैंने बताया ना, जैसे जैसे खाद्य पदार्थ, यानी आपको जब ये जो खाने पीने की चीज़ें उसकी कमी होने लगी, जैसे गेहूँ, चावल, आटा, चाल, दाल, ये सब चीज़ों की जब कमी होने लगती है तो हम क्या करेंगे, खेती हमें चाहिए कि हमें अधिक से अधिक खेती करना होगा। बच्चों आज के समय में तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि कम क्षेत्रफल पर भी बहुत सारा फसल उगाया जाता है, आधुनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, कि जिससे
बहुत कम खेती पर ही हम बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो बता रहा है कि यानी क्या किया किसानों ने कि उसको जंगल को काटना शुरू किया, उसको जलाना शुरू किया। ठीक है। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाया हुआ, यानी जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, खेती को तेजी से फैलाया। ठीक है। और वो किस लिए फैलाया मैं अभी बता रही हूँ। एक आपको ये फिगर दिख रहा होगा बच्चों, ये देखिए, ये फिगर है। यहाँ देखिए, ये छोटे छोटे ये पशु दिख रहे हैं ये, और ये एक फिगर बनाया गया है। और देखिए कितने सारे दिख रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। यानी इस समय पूरे पशुओं को जंगल में मतलब विचरण करते थे, वो अपना चारा खाते थे, घूमते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन बेचारों की हत्या करवा दी। यानी इनको लगता था कि ये बेकार में इतनी भूमि को ऐसे फालतू में छोड़ा गया, अगर हम इस पर कुछ कृषि करें, कोई व्यावसायिक फसल लगाएं तो हमारा कितना लाभ होगा। सोचो, अपने लाभ के लिए ये जानवरों को भी मारना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं और अपना खेती करते हैं। ये उस समय मतलब एक चित्रकार था, जॉन डॉसन की पेंटिंग में बनाया गया है कि ये बीसन नहीं, इनको बीसन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो दिख रहा है ना, ये बीसन नामक पशु हैं। ठीक है। तो जब औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाया है, उसका क्या कारण था, इसकी कई वजह थी बच्चों। पहले अंग्रेज ने व्यावसायिक फसलें, जैसे अंग्रेजों ने कौन सी फसलें लगवाना शुरू किया जिनसे उनको तुरंत लाभ हो, यानी जिसका वो निर्यात करते थे। ठीक है बच्चों, जैसे पटसन, गन्ना जैसे शुगर जिससे बनती है, आप तुरंत खेत में गन्ना लगाया और उसको ले जाके शुगर मिल में दिया, आपको तुरंत कैश मनी मिल जाती है उसका, आपको कुछ घर पे भी नहीं लाना है, परेशान भी नहीं होना है, डायरेक्ट खेत से उसकी कटाई की और ले जाके शुगर मिल में बेच दिया तो आपको उसका डायरेक्ट कैश मिल जाएगा। तो अंग्रेज भी ऐसे ही फसलों को लगाते थे, जैसे चाय की बागान लगाना, कॉफ़ी की बागान लगाना, नील की खेती करवाना, पटसन। वो ज़्यादातर गेहूँ चावल नहीं बोआते थे बच्चों, उसकी मतलब बुआई नहीं करते थे, ज़्यादातर वो व्यापारिक फसलें लगवाते थे जिससे उनको बहुत पैसा मिले, बहुत लाभ हो। ठीक है। तो इसी को बता रहा है। गेहूं कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया, यानी कपास जिससे कपड़ा बनाया जाता है। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी के पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। बच्चों ये सब अपने यूरोप के लिए करते थे, वो अपने देश के लिए। यानी 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती, यानी जब वहाँ की आबादी बढ़ने लगी तो उनके पेट भरने के लिए वो खाद्यान्न और औद्योगिक यानी उद्योगों के उत्पादन के लिए वो कच्चे माल की उनको ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। जब ये होने लगा तो उनके फसलों में, यानी खाद्यान्न की वाली फसलें जिनको खाना है, दाल चावल, और जो उनको उद्योगों में लगाना था, जैसे कपास हुआ, पटसन हुआ, नील हुआ, ऐसे फसलों के उत्पादन को उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित करने लगे। जब प्रोत्साहित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जंगलों को काटा जाएगा। दूसरी वजह वह भी थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। यानी जो हमारी वो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें लगता था कि ये जंगलों से हमें कोई लाभ नहीं होता, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर हम इनकी कटाई करके हम कुछ अच्छी फसलों को लगाते हैं, उद्योगों को लगाते हैं तो हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था। ठीक है। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसमें राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है, जो मैंने अभी बताया। इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हो गई। सोचे कितनी बढ़त हो गई। उन्होंने खेती मतलब जंगलों को काट के, यानी यही कारण है कि जंगल क्यों काटे गए। अगर आपसे मतलब क्वेश्चन बनेगा या जो भी आप सुने रहेंगे तो आप बड़े आराम से लिख देंगे कि जंगलों की कटाई अंग्रेजों ने क्यों शुरू की। तो वो था कि यूरोप में जो खाद्यान्न का उत्पादन था, उस आबादी जब बढ़ने लगी तो उनको खाद्य पदार्थ चाहिए, यानी लोगों का पेट भरने के लिए चाहिए था। सबसे पहला कारण तो ये था। फिर उद्योगों को इस्तेमाल करने के लिए, यानी उद्योग लगाने के लिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था, उसको बनाने के लिए वो काटते थे, लकड़ी का व्यापार करते थे। थर्ड क्या था कि ये इनको लगता था कि जो जंगल है ना, इसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर हम इसको काट दें तो हमारी खेती भी खूब होगी और जो हमारा राजस्व वो खूब बढ़ेगा। जब खेती पे लोग करेंगे तो लगान देते थे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समझ लीजिए। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं बच्चों। हम कहते हैं ना कि जब बहुत सारी खेती होती है तो माना जाता है कि वहाँ बहुत विकास है,
वहाँ बहुत भारी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, खाद्यान्न का उत्पादन। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है बच्चों। यानी जब हम ज़मीन बना रहे थे, यानी जो भी हमारी कृषि की ज़मीन है ये अधिकतर जंगलों को ही काट कर बनाई गई है, ठीक है बच्चों। तो ये उसी को कह रहा है कि हमें कृषि क्षेत्र बनाने के लिए हमें बहुत भारी मात्रा में जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये अभी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये क्षेत्र दिख रहा है ना, पटरी पर स्लीपर। ये जो पटरी पर स्लीपर दिख रहा है ना, ये सिंगमुंग यानी झारखंड के जंगलों को दिखाई। देखिए ये कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, कितने लंबे लंबे, बिल्कुल सीधे सीधे होते थे। तो उस समय अंग्रेज जब ट्रेन चलाना शुरू किया, यानी जो हमारी ट्रेन आप देखते होंगे ना, ट्रेन रेलवे जिसमें बैठ के आप जाते हैं, वो सब अंग्रेज़ों की देन है। वो और उन्होंने व्यापार करने के लिए ट्रेन का आविष्कार किया। यानी जो हमारी रेल है, रेलवे है, ट्रेन है, ये अंग्रेज़ों ने ही चलाया था। 1853 में पहली रेल जो चलाई थी अंग्रेज़ों ने चलाई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। यानी 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर था उसके समय चलाई गई थी पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में। तो जब उन्होंने ट्रेन का आविष्कार कर लिया, तो बच्चों आपने देखा होगा ना पटरियों पे जो पटरी रहती है जिस पे ट्रेन चलती है, दोनों दो ऐसे लगे रहते हैं साइड में लोहे के, उसकी पटरी होती है, उसके बीच बीच में देखे होंगे लकड़ी लगी होती है उस पटरी को, कि पटरी एक दूसरे से खिसक के दूर न जाए, वो एक दूसरे से पकड़े रहें, जो उसके बीच का गैप है वो दूर न जाए। तो उसके लिए उसके बीच में आप लोग देखते होंगे लकड़ी लगी रहती है बच्चों। तो देखिए ना लिखा है स्लीपर, उसी को स्लीपर कहा जाता है, जो लकड़ी लगी रहती है पटरियों के बीच में जब ट्रेन चलती है। तो ट्रेन का आविष्कार हो गया, और अंग्रेज एक जो उत्पाद होते थे, जो उत्पादन होता था उद्योगों में, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भारी मात्रा में जब एक ट्रेन का आविष्कार हो गया, मतलब ट्रेन चलने लगी, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में ट्रेन का जाल बिछाना शुरू किया, ठीक है। तो उसमें जो लकड़ी लगती थी, देखिए लिखा है ना नए शब्द है ये स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। यानी ये तख्ते होते हैं और ये बहुत मजबूत लकड़ी का होता है जो ख़राब नहीं होता जल्दी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा, यानी अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो वन का विनाश किया वो रेल की पटरियों को बिछाने के लिए उन्होंने क्या किया, जब रेल की पटरियाँ बिछ जाती उस पर भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करके उन्होंने पूरा पटरियों पे लगाने के लिए क्विंटल क्विंटल, देखिए इसमें अभी मैं दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा वो काट करके लगाते हैं। देखिए अभी यहाँ दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। यानी सेना के आने जाने के लिए और व्यापार के लिए, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पे बच्चों पटरियां तो बिछाते ही बिछाते थे, वो ईंधन के तौर पे भी, यानी जो कोयले से पहले जो हमारी ट्रेन चलती थी वो कोयले से चलती थी, तो कोयले में लकड़ी का यूज किया जाता था बहुत भारी मात्रा में। और अब बच्चों अधिकतर बिजली से चलती है, तो उतने पेड़ की कटाई की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने क्या किया, ट्रेन को चलाने के लिए भी और पटरियों को जोड़े रखने के लिए भी स्लीपरों को रिपेयर भारी ज़रूरत थी। और इन्होंने क्या किया, यानी 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1660 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों स्लीपर तो आप लोग देखे ही होंगे, जो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, जो ट्रेन के बीच बीच में लगाया जाता है स्लीपर, उसी को कह रहा है। तो कितना सोचे कितना काटा गया होगा, ठीक है। और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया, ठीक है। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। यहाँ जहाँ भी रेल लाइन उन्होंने बिछाई वहाँ के जंगल को तहस नहस काट डाला बिल्कुल। और बच्चों ये फिगर आपको दिख रहा है, देखिए पहले क्या होता था, हमारे पास ये सब नहीं होते थे ना, जैसे कि आज के समय में ये देखिए ये हाथी, ये देखिए लकड़ी को एक जगह से ले जाके, मतलब इसको आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये उसको सही करते थे, जैसे कि उसको बैलेंस बना के रख रहा है, कितना मतलब देखिए हाथी से काम होता था। आज इससे काम नहीं होता, आज इसके जगह क्या होती है, क्रेन यूज होती है, क्रेन, तो मशीनों का यूज होता है। और उस समय देखिए कि कितने लकड़ियों को बेचारा ये सब हाथी पशु कितने काम करते हैं, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें यही चीज़ पढ़ना है, और भी आगे ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हम आगे भी इसको समझेंगे। आप ये देखिए ये जो लकड़ी का व्यापार हो रहा था, तो इसको देखिए काट काट के कैसे लकड़ियों को मतलब ट्रक में भर के एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा है। और बच्चों ये लकड़ियों को अपने देश तक भेज देते थे, यानी वो हमारे देश के जो लकड़ी का भी व्यापार करते थे और विदेश में भी भेजते थे।
और ये व्यापार कैसे होता था, बंदरगाह के माध्यम से होता था। जो बंदरगाह महासागर सब नदियों के माध्यम से जो पानी की जहाज़ होती है उसमें सब भर भर के ले जाते थे बच्चों। तो देखिए ये बस यहाँ तक आप समझिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर समझेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको लेसन समझ में आया होगा कि इस लेसन में क्या है, अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे हमारे वनों का विनाश किया, किस कारण वनों का विनाश किया, और ये सब चीज़ें। क्योंकि उन्हें तो ये लगता था उन्हें तो बस हमारे संसाधनों का दोहन करना था, उन्हें तो यहाँ रहना नहीं था, वो तो बस हमें लूट रहे थे। तो अगर कोई देश होता है जैसे वहाँ के लोग होते हैं, हमारे देश के लोग तो बहुत वनों से प्यार करते बच्चों, कि वो वनों को काटने नहीं देते थे। बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए उन्होंने। वो आज भी हमारे देश में वनों की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की तरह लोग उनको पूजा करते हैं। और लेकिन अंग्रेज़ों ने मतलब पूरे वन का विनाश कर दिया। तो इस लेसन में हमें यही पढ़ना था। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके।